थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक होता है बस। छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है। और छोटे से में भी मैं बहुत जल्दी से इसे आज कंक्लूड कर लेते हैं, ताकि कल से हम फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर सकें। टॉपिक है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए। किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए कम से कम जितने पैरामीटर रिक्वायर्ड है, उन्हें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम से तो हम बाद में समझेंगे, पहले हम कुछ और समझते हैं। एक बॉडी है, एक कार है, जो एक एक्स एक्सिस के अलोंग चलती जा रही है। यहाँ ये आपके एक्स एक्सिस के अलोंग चलती जा रही है। यहाँ आपका ओरिजिन है, जहां से कार ने स्टार्ट किया, या जहां से आपने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, ओरिजिन से। ठीक है। अगर आपको इसको चाहिए पोजीशन एट टाइम टी, टी पर इसकी पोजीशन क्या है, तो केवल एक ही पैरामीटर आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस, या यूं समझ लो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार एट टाइम टी। कहां से? फ्रॉम ओ। ओ से आपको टाइम टी पर कार की केवल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और आप पता लगा लोगे कि कार कहाँ है। सपोज आपकी कार यहाँ पहुंच गई है, ये तो आपने क्या करना है, आपको केवल ये डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए, एक्स एक्सिस के अलोंग, एस या एक्स जो भी आप रिप्रेजेंट करें इससे, और आपको इसकी पोजीशन पता लग जाएगी। ठीक है। तो यहां आपका जो सिस्टम है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? एक है। केवल एक पैरामीटर से ही इसकी पोजीशन आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक पैरामीटर ही काफी है इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए टाइम टी पर। ठीक है। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। करेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका चल रहा है थ्री डायमेंशनली, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग भी उसका मोशन है, वाई एक्सिस के अलोंग भी उसका मोशन है, तो टाइम जीरो पर यहां है, टाइम टी पर यहां है, टाइम टी वन पर यहां है, टाइम टी टू पर यहां है, तो आपको किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसका पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? एक तो एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए आपको? वाई कोऑर्डिनेट। तभी तो आप लिखते हैं इसको एक्स वाई। तो अगर ये आपका यहां मोशन है, मोशन इन टू डायमेंशन है, तो फिर आपको पोजीशन के लिए क्या चाहिए? पोजीशन के लिए आपको एक तो चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा चाहिए वाई कोऑर्डिनेट। क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक मिस होगा तो आप पोजीशन पता नहीं कर सकते इसकी। तो कम से कम दो आपको पैरामीटर चाहिए। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितनी है? दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम टू है। सिंपल सी बात है। अगर कि कोई मोशन थ्री डायमेंशनल है, जैसे हम अपने इस हॉल की, इसे एक्स वाई एक्सिस और इसे जेड एक्सिस ले लें, और यहाँ एक मक्खी, एक ततैया उड़ता फिर रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पर उसकी पोजीशन क्या है? उसके लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए, और जेड पर कितना है? तीनों चाहिए। तभी आप उसकी थ्री डायमेंशनल पोजीशन प्रिसाइसली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वहां कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई? थ्री डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई। कम से कम जितने पैरामीटर चाहिए किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। क्लियर है बात ये? अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब, हम नॉर्मली हम बात कर रहे हैं गैसेस की। हालांकि थर्मोडायनेमिक सिस्टम केवल गैस नहीं है, उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं गैसेस की। ठीक है। तो गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम
गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करती है कि गैस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं, और उनके बीच कितने रिश्ते बने हुए हैं, कितने बॉन्ड बने हुए हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कितने कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बने हुए हैं। कोऑर्डिनेट एक्चुअल बॉन्ड तो इसे नहीं बोलना चाहिए, हम बोलेंगे इसे रिलेशंस बने हुए हैं, रिश्ते कितने हैं उनके आपस में। क्लियर है? अब एक गैस है हीलियम, जिसमें एक मॉलिक्यूल ही उसका एटम है, एटम ही मॉलिक्यूल है। मोनो एटॉमिक गैस है ये, मोनो एटॉमिक गैस, जिसमें पूरे मॉलिक्यूल का कंस्टिट्यूएंट ही क्या है, एक सिंगल एटम है। क्लियर है इतनी बात? तो अब ये इस गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम जस्ट वन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, नहीं सॉरी, एक मॉलिक्यूल है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एक नहीं है। अच्छा, हम कहें नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, वो सॉरी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जिसमें कि दो एटम्स हैं, डायटोमिक गैस। लेकिन इस डायटोमिक गैस में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये तो हाइड्रोजन के दो एटम है, इनके बीच में मतलब चलेंगे तो ये ऐसे चलेंगे, यूं ऐसे चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है। इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, एक रिलेशन बना हुआ है। चलेंगे तो दोनों चलेंगे ऐसे, एक साथ चलेंगे, कहीं भी जाएंगे तो इसका मतलब अगर एक की पोजीशन आपको कंफर्म है तो दूसरे की पोजीशन आप ज्यादा आसानी से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका और इसका दोनों का एक सर्टेन कम से कम एक रिलेशन तो आपके पास है ही। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी चाहिए, उस दूसरे वाले एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम उतनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि पहले वाले के साथ इसका कुछ रिलेशन चल रहा है। ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल्स है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, ट्राई एटमिक में भी बात बन जाएगी। एक तो लीनियर मॉलिक्यूल होता है। कौन सा होता है लीनियर मॉलिक्यूल? एग्जाम्पल याद है किसी को लीनियर मॉलिक्यूल का? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है, लीनियर मॉलिक्यूल है ये। ठीक है? लीनियर मॉलिक्यूल का मतलब, लीनियर मॉलिक्यूल का मतलब ये बीच में कार्बन का मॉलिक्यूल है, और इधर ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इधर यहाँ एक इसका एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तीनों के तीनों एक ही लाइन में है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ तीन मॉलिक्यूल है, और एटलीस्ट इसका इससे एक रिलेशन है, यहाँ इससे एक रिलेशन है। अगर मॉलिक्यूल ये तीनों एक साथ नहीं होंगे, जैसे कि आपने अभी कहा वाटर का मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो एक ये रिलेशन, एक ये रिलेशन, और एक इनका आपस का रिलेशन हो गया। किसी भी गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं और उन एटम्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है? बहुत डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम में इनका मोशन भी है, इनका वाइब्रेशन भी है, वाइब्रेट करते रहते हैं मॉलिक्यूल। जैसे डायटोमिक गैस भी अगर है, कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दोनों एटम लगातार ये बिल्कुल एक ही फिक्स डिस्टेंस पे रहते हैं, वाइब्रेट भी कर रहे हैं। तो और कई सारी प्लस रोटेट भी कर रही हूँ आपस में एक दूसरे के ऊपर। समझ रहे हैं? भाई ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक इधर, तो ऐसे थोड़ा चलेंगे हमेशा, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते घूमते रोटेशन भी होता रहता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ हमें देखना पड़ता है कि इसका सब कुछ पता लग जाए इसके बारे में। तो उसके लिए एक सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्या? कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, n इज इक्वल्स टू 3a-r। n क्या है? n है यहां नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। a क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। r क्या है? r है, इसको भी हमने लिखना चाहिए, नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन एटम्स इन वन
मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स जो है उनका आपस में कितने रिलेशंस है। ठीक है। अब मोनोएटॉमिक गैस के लिए, फॉर मोनोएटॉमिक गैस क्या बनेगा, देखो ए यहां कितना है, 1। जब एक ही एटम है तो कितने, किसी और के साथ इसका रिलेशन क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो n इज इक्वल टू 3a - r, यानी के 3 × 1 - 0, सिंपली कितने हो गया, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। ये बिल्कुल वही चीज हो गई जैसे कि एक ततैया हमारे यहाँ हॉल में उड़ता फिर रहा है, वो एक्स एक्सिस पर भी चल रहा है, वाई एक्सिस पर भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, वहां भी चल रहा है, तो उसकी उसकी पोजीशन कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स कम से कम चाहिए। ठीक है, ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए हुई। अब डायएटॉमिक गैस है, डायएटॉमिक गैस के लिए डायएटॉमिक गैस के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2। और इनके बीच का जो आपस का रिलेशन है, वो रिलेशन एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है इनका ही बीच का, कि दो एटम है, दोनों एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे रहते हैं। हालांकि इसमें हम वो वाइब्रेशन वाला नहीं, वाइब्रेशन होने के बावजूद भी इनका एवरेज डिस्टेंस बीच में फिक्स है, वो वाइब्रेशन के बावजूद भी, कभी चलो ठीक है पास आ गए दूर चले गए, पास आ गए दूर चले गए, लेकिन फिर भी इनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो कांस्टेंट बना हुआ है। तो इनका रिलेशन कितना है यहाँ पर, रिलेशन हो गया आपका एक रिलेशन। तो अब यहाँ आपके लिए क्या बना, आपका n इज इक्वल टू 3a - r, 3 × 2 - 1 कितना हुआ, 5। 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको यहाँ चाहिए। ठीक है। ट्राई एटमिक गैस के लिए, ट्राई एटमिक गैस में भी फिर दो दो तरह के आ जाते हैं। ट्राई एटमिक लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए यहाँ नंबर ऑफ एटम्स तो 3 हो गए और रिलेशन यहाँ 2 आते हैं, क्योंकि बीच वाले मॉलिक्यूल्स के साथ दोनों की डिस्टेंस क्या बनेगी, इक्वल बनेगी यहाँ पर। तो अब ये क्या बना आपके लिए, n इज इक्वल टू 3a - r, यानी कि 3 × 3 - 2, 9 - 2 कितना हो गया, 7। ट्राई एटमिक लीनियर मॉलिक्यूल के लिए आपको कम से कम कितने पैरामीटर्स चाहिए, 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 7 है। लेकिन ट्राई एटमिक एंगुलर या नॉन लीनियर कह दें, या प्लेनर, प्लेनर मॉलिक्यूल, देख लो इस बार, प्लेनर प्लेनर मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, PLANR प्लेनर मॉलिक्यूल। अच्छा, इसका लीनियर का एग्जाम्पल कौन सा आपका, लीनियर का एग्जाम्पल तो है CO2, और प्लेनर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है H2O। तो H2O में यहाँ एटम्स तो हो गए आपके 3, और यहाँ रिलेशन भी 3 हो जाएंगे, है ना, 3 का आपस में एक दूसरे के साथ डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब आपका n इज इक्वल टू कितना बना, 3a - r, 3 × 3 - 3 कितना हो गया, 6 हो गई। यहाँ पर नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने बने, 6 हो गए। ठीक है। अच्छा, अब हमने पीछे एक बात पढ़ी थी पीछे गैस थ्योरी में, कि पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी, गैस की पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kT, 3/2 kT होता है ना, 3/2 kT, याद आया। केस में क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। अच्छा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमने दो अलग अलग कांस्टेंट से निकाला था, याद है किसी को, R/Na से। आर आर क्या था, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Na क्या था, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। तो K इज इक्वल टू कैपिटल R/Na। अभी हम उसका यूज करने वाले हैं यहाँ पर, याद है सबको। ठीक है। तो वहां हमने कहा था कि गैस के पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी है 3/2 kT, 3/2 kT। अब यहाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ इसका एक
रिलेशन आ जाता है। क्या है कि टोटल जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की 3/2 kT, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब देखो मोनो एटॉमिक गैस की बात हम करते हैं। मोनो एटॉमिक गैस का मतलब जिसके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम है। अब ये ऐसे 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 जा रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, वाई एक्सिस के अलोंग भी काइनेटिक एनर्जी, जेड एक्सिस के अलोंग भी काइनेटिक एनर्जी है। कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसकी? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है? 3/2 kT। तो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि इस 3/2 kT में से 1/2 kT होगी अलोंग एक्स एक्सिस, अनदर 1/2 kT होगा अलोंग वाई एक्सिस, अनदर 1/2 kT होगा अलोंग जेड एक्सिस। बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है ये। क्योंकि इसका मोशन रैंडम मोशन है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को जब आप एक साथ कंसीडर करते हैं तो वो सब इक्वली है, सब एक दूसरे सबके साथ एक एक एवरेज वेलोसिटी चल रहे हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, चाहे वो वाई एक्सिस के अलोंग हो, या जेड एक्सिस के अलोंग हो। याद कीजिए जो हमने प्रेशर इक्वेशन ड्राइव करी थी उसमें सिर्फ एक एक्स एक्सिस वाली ली थी हमने, और फिर बाकियों को कहा था कि जैसा एक्स एक्सिस के साथ है वैसे ही वाई एक्सिस वैसे ही जेड एक्सिस है, मतलब तीनों तरफ मोशन इसके इक्वल है। तो सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी कोई नई बात थोड़ी ना हो गई। जब तीन एक्सिस पर इसके सेम मोशन है तो तीनों ही एक्सिस पर इसकी एनर्जी भी सेम होगी। और टोटल एनर्जी कितनी है? 3/2 kT। तो किसी भी एक मोशन में एक एक्सिस के अलॉन्ग कितनी एनर्जी हो गई? 1/2 kT। 1/2 kT प्लस 1/2 kT प्लस 1/2 kT, 3/2 kT। अब ये तो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल होगी आपका मोनोएटमिक के लिए, लेकिन डायटमिक के लिए जहां डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोर देन 3 है, तो उसमें हाँ फिर ऐसा नहीं है कि 1/2 kT होगा अलॉन्ग एक्सिस। क्यों? क्योंकि इनमें वाइब्रेशन भी हो रहा है, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन की नहीं है। इसमें भी रोटेशन भी हो रहा है, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की नहीं है, सबकी है ना? जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, दिस इज ट्रांसलेटरी मोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेकिन ये यूं भी तो घूम रहा है अपने ऊपर, मॉलिक्यूल एटम है, एटम ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो इस रोटेशन में भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है। वाइब्रेट कर रहे हैं तो वाइब्रेशन पे भी काइनेटिक एनर्जी है। तो अब कुल मिलाकर क्या कहा कि अब जितनी भी टोटल एनर्जी वही रहनी है, 3/2 kT। लेकिन अब ये 3/2 kT जो डायटोमिक गैस है उसके लिए आपकी 5 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी ये। तीन तो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोशन, एक इसका रोटेशनल वाला मोशन, एक वाइब्रेटिंग वाला मोशन। ठीक है। तो इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, हर तरह से क्लियर है बात। और मोनो एटमिक है तो हम सिंपल कह सकते हैं कि भाई हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 1/2 kT आ रही है। लेकिन अगर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3/2 kT डिवाइडेड बाय 5 सभी पर। क्लियर हुई बात इतनी है? तो अब आप हेडिंग डालते हैं क्या? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। The total number of coordinates or independent quantities required to describe completely the position and the configuration of a thermodynamic system is called degree of freedom. नेक्स्ट पैराग्राफ से लिख लीजिए या फिर एक हेडिंग डाल दीजिए लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो यहां थोड़ा सा चेंज आ गया। जो आइडियल गैस था, आइडियल गैस एक्चुअली आइडियल गैस का मॉलिक्यूल सब पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ नहीं है, स्फेरिकल हमने उसे बोला था, स्फेरिकल बोला था। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल ही अपने आप में एटम है वहां, या हम मॉलिक्यूल, हम आइडियल गैस के लिए तो वर्ड मॉलिक्यूल ही यूज करेंगे, हम एटम तो यूज ही नहीं करेंगे।
है ना, क्योंकि हमें केवल मॉलिक्यूल से मतलब है, और वो कैसा है, वो स्फेरिकल सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो अगर स्फेरिकल सॉलिड स्ट्रक्चर को हम एटम से के कंसर्न में लाए, तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से आइडियल गैस का मॉलिक्यूल मोनो एटमिक मॉलिक्यूल है, एटम ही मॉलिक्यूल है उसका। लेकिन जो रियल गैसेस हैं, तो रियल गैसेस के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल स्फेरिकल तो होता नहीं। जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल में 2 एटम है, लेकिन स्फेरिकल स्ट्रक्चर तो इसका होगा नहीं, राइट। तो फिर इसकी जो पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी है, वो 3/2 केटी नहीं आएगी। 3/2 केटी नहीं आएगी किसकी, डायटमिक गैस या ट्राइएटमिक गैस। ट्राइएटमिक गैस है, लीनियर है, प्लेनर है मॉलिक्यूल है इसके हिसाब से, करेक्ट। तो अब लॉ ऑफ डिग्री ऑफ लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब यहां तो ये बात रही, लेकिन आइडियल गैस या मोनो एटमिक गैस की बात करें हम, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी, 3/2 केटी, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी इसकी, हाँ, मोनो एटमिक गैस या आइडियल गैस अगर आप कंसर्न है, तो फिर आइडियल गैस का मॉलिक्यूल तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, वो एक सिंगल पार्टिकल है। तो कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसमें, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3/2 केटी, करेक्ट। तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 1/2 केटी हो गया। यहां तक तो बात समझ आती सिंपल। लेकिन अगर डाई एटमिक या ट्राई एटमिक या पॉली एटमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटमिक, ट्राई एटमिक या पॉली एटमिक मॉलिक्यूल है, तब इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/2 केटी नहीं है। बात समझ आई, आइडियल गैस है या मोनो एटमिक गैस है, तो मॉलिक्यूल की पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी कितनी, 3/2 केटी। लेकिन अगर डायटमिक, ट्राइएटमिक या पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल है, तब इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/2 केटी नहीं है। अब कितनी है फिर, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 केटी, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 1/2 केटी। अब डायटमिक लीनियर है, डायटमिक लीनियर है, इसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 5। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर कितनी एनर्जी, 1/2 केटी। तो टोटल एक मॉलिक्यूल की कितनी डिग्री, कितनी एनर्जी हो गई, 5/2 केटी हो गई। 1/2 केटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, 1/2 केटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, 1/2 केटी जेड एक्सिस के अलॉन्ग, 1/2 केटी वाइब्रेशन की, 1/2 केटी रोटेशन की। बात समझ आई। तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी गैस के लिए कितनी है, 1/2 केटी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर मॉलिक्यूल डिपेंड करेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है। अब आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की तो बट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3 है। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 1/2 केटी हो गई। रियल गैस की डिपेंड करेगी एटॉमिसिटी पर। हाँ, 5/2 केटी आई है किसकी, हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की आई है, क्योंकि ये रियल गैस है, ये आइडियल गैस तो है ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ और आएगी, करेक्ट। वाटर मॉलिक्यूल्स की कुछ और आ जाएगी। लेकिन पर डिग्री ऑफ फ्रीडम सबके लिए एक सी है, चाहे वो आइडियल गैस है या रियल गैस है, कितनी, 1/2 केटी। ओके, तो लिखते हैं हम इसे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फॉर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, the total energy of system is distributed equally over all the degrees of freedom, and the energy associated per molecule per degree of freedom, per molecule per degree of freedom is 1/2 kt, where K is Boltzmann constant
एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये कर लीजिए आप तीनों, डायटोमिक, मोनोएटमिक, डायटोमिक और ट्राइटोमिक के लिए। नहीं, इसमें एक एक बात और लिखिए, एक चीज और लिखिए, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम is given by n equals 3a minus r, where n equals number of degrees of freedom, a number of atoms in molecule, and r number of relation between atoms and molecules. यहां तक की बात समझ आई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ एटम्स पर, और एटम्स के बीच में कितने रिलेशन है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस पर डिपेंड करेगी, मॉलिक्यूल कितना कॉम्प्लेक्स है। करेक्ट। और जबकि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर कितना है, एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1/2 kT। करेक्ट। अब इस डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से आप किसी भी गैस के लिए सीपी कैलकुलेट कर सकते हो। और जब आपका सीपी कैलकुलेट हो जाएगा तो मेयर इक्वेशन से आप सीवी भी कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर सीपी और सीवी दोनों कैलकुलेट हो गए तो इनका रेशियो गामा भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आई? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई तो गामा भी निकल कर आ जाएगा फिर। ठीक है, तो एक हेडिंग डालते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी